Assalamu alaikum. In today's video, we'll be starting with rate of reaction. बेसिकली चैप्टर्स जो हमारे पास है ना ओ लेवल केमिस्ट्री में, उसमें एक कैटेगरी है केमिकल रिएक्शंस की। तो उसके अंदर जो है हमारे पास 3 चैप्टर्स मेनली हम डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वील स्टार्ट विद इट। So first thing that we will be discussing is measuring speed of a chemical reaction. भाई देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किया जाता है उसकी स्पीड का पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम वो रिएक्शन को एक इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर कर रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो कितनी देर में होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्शन वगैरह प्लानिंग सब उसी पे ही डिपेंड करेगी। तो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ओ लेवल केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही तरीके डिस्कस करते हैं, और ये दोनों तरीके जो हैं इनके अंदर एक कॉमन चीज़ ये होती है कि ये सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए ये वाले मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ रिएक्शन जिनमें एक प्रोडक्ट आपका जो है ना वो गैस हो। अगर हम कोई ऐसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसमें एक भी प्रोडक्ट गैस नहीं बन रहा, तो फिर ये जो मेथड्स हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे वो किसी काम के नहीं है। तो ये मेथड्स जो हम यहाँ 2 पढ़ेंगे, इनकी क्या कंडीशन है कि भाई एक प्रोडक्ट आपका गैस होना चाहिए। सो रेट ऑफ रिएक्शन को इटसेल्फ अगर हम लोग डिस्क्राइब करें ना, तो वैसे तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज द लाइक increase in concentration of product or decrease in concentration of reactant with time। तो वैसे तो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास ऐसा तरीका है जिसमें गैस इन्वॉल्व है, तो हम कंसंट्रेशन की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो इस बेसिकली कि it is the reaction of it is the speed basically of a reaction कि कितनी देर में आपका रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है या कितनी देर में आपका प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। तो हम बेसिकली इसी चीज़ की स्पीड फाइंड आउट करते हैं। हम ये चीज़ ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि कितनी देर में हमारे पास रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है या कितनी देर में प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। तो इसी को हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन कह रहे होते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड फॉर अ रिएक्टेंट टू बी यूज्ड अप और द प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो 2 मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम मेथड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्योंकि ऐसे मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिनमें गैस हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी बेसिस पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो पहला एक मेथड है चेंज इन वॉल्यूम मेथड, उसमें विद टाइम हमारे पास एक गैस की कितनी वॉल्यूम जो है वो कितना वॉल्यूम बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है गैस का विद टाइम, उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास चेंज इन मास मेथड है। चेंज इन मास मेथड में गैस की ही वजह से मास में क्या चेंज आ रहा होता है इस चीज़ को हम लोग जो है मेजर कर होते हैं। बेसिकली मास डिक्रीज हो रहा होता है ओवरऑल, वो जब हम मेथड देखेंगे तो आपको बात सही से समझ आएगी। तो हमारे पास 2 तरीके हैं यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस बीइंग प्रोड्यूस, कैलकुलेट द चेंज इन मास ड्यू टू द गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये 2 मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब पहला जो मेथड हमें यहाँ डिस्कस करना है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम मेथड, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एक गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इसकी बेसिस पे हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये डायग्राम कॉमनली टू बी ऑनेस्ट एटीपी का जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि आपके पास ये डायग्राम बनाने को भी आ सकती है, अगर एग्जामिनर चाहे तो दे सकता है, बिल्कुल, उसको कौन रोकेगा। और ये भी होता है कि भाई आपके पास ये डायग्राम बनी हुई आती है, आप उसमें लेबलिंग कर लेते हो, तो किसी भी तरह की चीज़ आ सकती है। तो पहले जो ये सेटअप मैंने बनाया है चेंज इन वॉल्यूम मेथड का, जो डायग्राम बनाई है, ये पहले पूरा सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें हो क्या रहा है, फिर इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, आपने कॉनिकल फ्लास्क अरेंज करना है,
फिर हम जो ये रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास एक प्रोडक्ट गैस हो, तो हम एक ऐसा ही रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं विच इज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट में एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमने क्या करना है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो HCl से रिएक्ट करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं कमर्शियली, उसको हम लोग मार्बल चिप्स भी कहते हैं। हम यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मार्बल चिप्स की है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल चिप्स जो है ये एक सर्टेन अमाउंट में वे करोगे, मेजर करोगे उसका मास, और कॉनिकल फ्लास्क में रख दोगे, उसको वहाँ पे उसमें डाल दोगे। फिर आप क्या करोगे, आप एक स्टॉपर लोगे और उस स्टॉपर, ऐसे एक स्टॉपर को यूज़ करोगे जिसमें 2 होल्स होते हैं, 2 होल्स वाला स्टॉपर भी आता है, आपने उसको यहाँ लगा देना है। ठीक हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपको एक होल में से तो ये ब्यूरेट जो है ना ये पास करनी है और उसको वहाँ सेट कर देना है। टैप आप बंद रखोगे ब्यूरेट का। जो उसकी दूसरी वाली जो जगह है, जो दूसरा होल है, वहाँ से आप एक डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट करोगे और इस डिलीवरी ट्यूब को फिर एक गैस सिरिंज से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करवाना है, लेकिन अभी फिलहाल HCl जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में नहीं है, वो ब्यूरेट में। अब हम क्या करेंगे, लेट से मुझे 20 सेंटीमीटर क्यूब HCl यूज करना है, तो मैं ब्यूरेट के टैप को ओपन करूंगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से पास करूंगा HCl और फिर ब्यूरेट के टैप को बंद कर दूंगा। अब जैसे ही HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आते ही फौरन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होना शुरू होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिलीवरी ट्यूब से जाके इस गैस सिरिंज में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और हम जो है ना एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस सिरिंज में कलेक्ट हो रहा है। एक पॉइंट आएगा कि ये वॉल्यूम जो है बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस सिरिंज में कलेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तभी तो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो डेटा है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हम डेटा क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस कितना कलेक्ट हो रहा है विद टाइम। तो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करा था तो टाइम भी हमारे पास हमने कोई स्टार्ट नहीं किया होगा, तो उस टाइम पे तो जाहिर है कोई वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि आपने रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं किया। अब जैसे ही HCl कांटेक्ट में आया है कैल्शियम कार्बोनेट का, हमने उसी वक्त टाइम स्टार्ट किया। आपने 1 मिनट बाद देखा कि कितनी गैस सिरिंज में गैस कलेक्ट हुई है, लेट्स से 30 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्ट हुई थी। फिर आपने बोला कि यार चलो एक और मिनट पास करते हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं। जब 2 मिनट टोटल गुजर गए, यानी कि अगला 1 मिनट जब और गुजरा, तो जब टोटल 2 मिनट गुजर चुके थे तो मैंने देखा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मेरी गैस सिरिंज में दिख रहा है, दैट्स 52 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस 1 मिनट में 22 सेंटीमीटर क्यूब गैस कलेक्ट हुई। पहले 1 मिनट में 30 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हुई थी। टोटल 52 सेंटीमीटर क्यूब गैस कलेक्ट हुई है 2 मिनट में। फिर हमने बोला चलो एक और मिनट पास करते हैं। जब टोटल 3 मिनट गुजर गए तो हमने देखा कि अब टोटल वॉल्यूम जो मुझे गैस सिरिंज में दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, दैट्स 65 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस 1 मिनट में 13 सेंटीमीटर क्यूब गैस कलेक्ट हुई है। फिर हमने बोला चलो एक और मिनट पास करते हैं, तो देखा हमने 70 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है ना ये कलेक्ट टोटल हो गई थी। यानी कि इस 1 मिनट में सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है ना ये कलेक्ट हुई है। हमने बोला चलो एक और मिनट पास करते हैं। अब जब 5 मिनट गुजर गए तो हमने देखा कि यार अभी भी 70 सेंटीमीटर क्यूब है, गैस के वॉल्यूम में तो कुछ इंक्रीज नहीं आया। दिस टाइम देयर वाज अ 0 इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द गैस सिरिंज। तो हमने बोला चलो यार एक और मिनट देख लेते हैं। एक और मिनट पास कर दिया, टोटल 6 मिनट गुजर गए, हमने अभी भी देखा कोई चेंज नहीं आ रहा। 70 सेंटीमीटर क्यूब पे इस गैस सिरिंज का वॉल्यूम अटका हुआ है, इस 1 मिनट में भी कोई कलेक्शन नहीं हुई। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये रिएक्शन 4 मिनट में ही कंप्लीट हो गया था। 4 मिनट के बाद क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ ही नहीं रहा, तो मतलब कि आपका रिएक्शन जो है 4 मिनट में ही कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए तो इसके बाद कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कलेक्ट ही नहीं हुई फर्दर गैस सिरिंज में। तो हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया।
अब इसकी बेसिस पे हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। देखो स्पीड मैथमेटिकली हम बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली स्पीड जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ स्पीड तेज है, ज़्यादा स्पीड अगर कम डिस्टेंस कवर हुआ तो स्पीड स्लो है। तो यहाँ पे भी आपको टाइम के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी देखनी है, वो क्या है, वॉल्यूम। आपने बेसिकली ये देखा है कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम गैस का कलेक्ट हुआ, हर 1 मिनट बाद कितना कलेक्ट हुआ, ये डेटा भी है हमारे पास। तो हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम कम कितना चेंज हुआ अगेंस्ट टाइम, कितनी देर में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास कलेक्ट हुआ है। तो एट 4 मिनट्स द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब अगर मैं इसको देखूं फॉर्मूला तो ये बन गया स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट स्पीड को ही कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना कलेक्ट हुआ, 70 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी देर में कलेक्ट हुआ, 4 मिनट में। तो 70 डिवाइड बाय 4 गिव्स अस 17.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। लेकिन ये स्पीड एक एवरेज स्पीड है, ये हमारे पास थ्रू आउट पूरा जो हमारा रिएक्शन हुआ ये उसकी सिर्फ स्पीड नहीं है। द रीज़न इज कि देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना उसकी स्पीड इनिशियली हमेशा बहुत तेज़ होगी, लेकिन वो स्लो होना शुरू होगी जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, और स्लो होते होते एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही होती है उसे हमें रोकना है तो वो झटके में एक साथ नहीं रुकती, वो थोड़ी सी स्लो होती है फिर स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब बात यह कि रिएक्शन इनिशियली क्यों इतना तेज़ है, स्लो होते होते फिर रुक क्यों रहा है, इनिशियली फिर क्यों तेज़ है। भाई देखो इनिशियली आपका केमिकल रिएक्शन जो होता है ना उसकी स्पीड इसलिए तेज़ होती है क्योंकि इनिशियली आपने जो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाया है, दो रिएक्टेंट्स अगर हैं लेट्स से, तो आपने दोनों की कुछ क्वांटिटी डाली होगी रिएक्शन करवाने के लिए। तो इनिशियली जो है ना इन रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स के बेसिकली पार्टिकल्स हैं इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्वांटिटी पार्टिकल्स की जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़ाहिर घिचपिच होगा, उतना ये एक दूसरे में घुसेंगे, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी रिएक्शन भी उतना जल्दी जल्दी ही होगा। तो इनिशियली आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना वो हमेशा इसीलिए तेज़ होता है क्योंकि इनिशियली ही हम ये चीज़ को देखते हैं कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं इनके पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। अब जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो इन रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम होने लगती है बिकॉज मैं सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो इनकी क्वांटिटी कम होने लगती है। अब जब पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है रिएक्टेंट्स की तो एक दूसरे को ढूंढते फिरेंगे कि कोई मिल जाए तो हम सफिशिएंट एनर्जी से इसके साथ कोलाइड करें, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ तो प्रोडक्ट बनाएं। तो पार्टिकल्स जो है ना क्योंकि रिएक्टेंट्स के कम बचते हैं तो ज़्यादा कोलिजन्स नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि रिएक्शन रुक ही जाता है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्यों? ऐसा नहीं कि उतने में उसमें जो है ना कोई रिएक्टेंट के पार्टिकल्स ही नहीं बचे हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स बिल्कुल बचे हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे, कोलिजन्स नहीं हो पा रही, तो प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो हमें जो ये डेटा हमने अभी जो है देखा था तो वो डेटा भी हमें यही बता रहा है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन विद टाइम स्लो हो रही है। पहले 1 मिनट में अगर मैं देखूं तो स्पीड थी 30, वॉल्यूम कलेक्ट हुआ था 1 मिनट में, 30 डिवाइड बाई 1 30 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। उसके 1 मिनट बाद हमने देखा कि स्पीड चल रही है 22 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, फिर उसके 1 मिनट बाद 13 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसके 1 मिनट बाद 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हुआ क्या, पहले स्पीड 30 थी, फिर डिक्रीज होकर 20, फिर 13, फिर 5, फिर 0। तो स्पीड आपकी विद टाइम स्लो होती गई और स्लो होते होते फिर रिएक्शन रुक गया। तो ये बात इस चीज़ को जस्टिफाई कर भी रही है कि हाँ यार वाकई में रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। हम जब रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट टाइम अगर देखते हैं हम लोग तो ये तो खैर ये बात यहाँ लिखी भी है द रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। तो अगर मैं टाइम जो है इसको देखते हुए और जो टोटल वॉल्यूम हमने कलेक्ट किया है इसको देखते हुए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम का एक ग्राफ बनेगा, टोटल वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम गुजरा टोटल वॉल्यूम आपके पास बढ़ता गया, एक पॉइंट आ गया कि ये टोटल वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, और हमने यही देखा है। आपके पास शुरू में जो है 30 सेंटीमीटर क्यूब गैस कलेक्ट हुई थी,
फिर टोटल 52 कलेक्ट हो गई क्योंकि अगले 1 मिनट में 22 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्ट हुई। फिर उसमें 52 के बाद 65 सेंटीमीटर क्यूब टोटल शो हो रहा है। फिर आपके पास 5 सेंटीमीटर ऐड होने की वजह से टोटल 70 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिख रहा है। 70 सेंटीमीटर क्यूब वंस टोटल वॉल्यूम आपका कलेक्ट हुआ तो उसके बाद कोई चेंज ही नहीं आया, कॉन्स्टेंटली ये 70 सेंटीमीटर क्यूब पे वॉल्यूम रुक गया। तो हमारे पास ये ग्राफ होता है वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम का, जिसमें आप देख रहे हो कि वॉल्यूम विद टाइम इंक्रीज होते होते फिर एक पॉइंट पे आके वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। देखो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं यानी वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, तो अब ये जो ग्राफ्स होते हैं ना, इनका जो ग्रेडियंट होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको ऐसा ग्राफ देके एग्जामिनर बोले कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर वो बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो इनिशियली, कि भाई इनिशियली इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो आप क्या करोगे, आप जो है ना इस पूरे ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लोगे। अभी तो क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट की ही बात कर रहे हैं कि भाई एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इनिशियल पॉइंट पे स्पीड निकालो, तो चलो हम इनिशियल पॉइंट पे देखते हैं कि भाई आप कैसे उसका ग्रेडियंट निकालोगे। तो आपने क्या करना है, आपको पहले एक टेंजेंट बनाना है इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। आपने एक टेंजेंट बना देना है कुछ ऐसे, और फिर आपको इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेना है। जो ग्रेडियंट आपके पास आएगा वही इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ग्रेडियंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करोगे और इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लोगे। इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने इनिशियल पॉइंट पे ग्रेडियंट बनाया है। तो इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको जो है पता चल जाएगा ग्रेडियंट निकालने से। तो लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि यार बीच में रिएक्शन की जब कंप्लीट नहीं हुआ था, रिएक्शन बीच में ही गई था, तो उस पॉइंट पे हमारे पास रेट क्या चल रहा होगा। तो मैंने एक ऐसे बीच के पॉइंट पे ग्रेडियंट बना दिया, उस ग्रेडियंट को मैंने टेंजेंट बना दिया, और उस टेंजेंट को बना के उसका ग्रेडियंट निकाल दिया। ग्रेडियंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। अब लेट्स से कि मैं बिल्कुल एंड जो हो रहा है, जहां से फ्लैट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है बेसिकली, तो मैं अगर इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, तो फ्लैट लाइन है ये, ठीक है ना। तो फ्लैट लाइन का तो ग्रेडियंट जीरो होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो, और हमें पता है कि बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन रेट जो रिएक्शन है वो रुक जाता है। तो जब रुक ही गया तो स्पीड तो जीरो हो जाएगी ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो वहाँ जीरो है। अब आप ये देखो कि जो मैंने इनिशियल पॉइंट पे रेट फाइंड आउट करना चाहा तो उसका ग्रेडियंट ऐसा है, बीच में कहीं फाइंड आउट करना चाहा तो उसका ग्रेडियंट ऐसा है, और आखिरी में तो फ्लैट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ, देखो जब ग्रेडियंट आपकी जो लाइन जितनी ज़्यादा स्टीप होती है ना, ये है ज़्यादा स्टीप, ये यूं है, ठीक है ना। तो आपके पास जो लाइन जो है ये इस तरह है, और ये जितनी ज़्यादा स्टीप होगी ना, इसका ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही आएगा। तो अब आप ये देखो कि ये ऐसे, ठीक है ना, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है। वैसे जैसे जैसे टाइम गुजरा रिएक्शन हुआ, इसकी स्टीपनेस कम हो गई, ये ऐसी हो गई। स्टीपनेस कम हुई तो मतलब रेट कम हो गया, स्पीड स्लो हो गई। फिर हो गई फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन का तो ग्रेडियंट जीरो है, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होगा, स्पीड रुक जाएगी, खत्म, मतलब रिएक्शन ही रुक जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास इस ग्राफ में से भी ये बात समझ आती है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्शन विद टाइम स्लो डाउन हो जाता है। तो रिएक्शन विद टाइम स्लो हो रहा है, ये हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। हो सकता है और ऐसा हुआ भी है कि एग्जामिनर आपको जो है ना इस तरह का एक ग्राफ बना के पेपर में दे दे विद वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और आपको बोल दे भाई इनिशियल पॉइंट पे आप पता लगाओ कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है। तो आपको यही काम करना है, टेंजेंट बनाना है, ग्राफ राफ सब उसने आपको कर्व वर्व तो बना के दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। आपको जो है ना टेंजेंट बनाना है इनिशियल पॉइंट पे, और उसका रेट
फाइंड आउट करने के लिए आप जो टेंजेंट बना रहे हो उसका ग्रेडियंट आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जो ग्रेडियंट आएगा वही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जिस पॉइंट पे एग्जामिनर निकालने को बोलेगा आपको उसी पॉइंट पे जाहिर है ये निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम वाला मेथड है उसकी सारी बात कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। तो लेट्स कीप इट टिल हियर इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में बात करते हैं आगे की। अल्लाह हाफिज़।